22 अक्टूबर 2017 कावेरी से रोहिंग्या मुद्दे पर बातचीत। कावेरी, हमको ये बताइए कि एक आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जिनको हम रोहिंग्या कहकर और उसके साथ रोहिंग्या मुसलमान जोड़कर और उनको जिस तरह से इस पूरे खुली सूरज की एक चमकती रोशनी के नीचे मार मार कर भगाया जा रहा है या मार डाला जा रहा है, उसके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर हम हिस्टोरिसिटी में जाएं, रोहिंग्या हिस्टोरिसिटी, तो हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब जापान ने म्यांमार, बर्मा उस समय जो कहा जाता था बर्मा, वहाँ पर इन्वेड किया तो दो कम्युनिटी में डिवाइडेड थी वो कंट्री उस टाइम, बुद्धिस्ट और रोहिंग्या मुस्लिम्स। सो जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान उन्हें लगा कि ये लोग तो यहीं रहने वाले हैं, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि जबकि जो बुद्धिस्ट बर्मा के जो लोग थे उन्होंने जापान के साथ जाना, उन्होंने सोचा कि ये हमारी आज़ादी का एक सोर्स बन सकते हैं। तो जब उन्होंने उनका साथ दिया और विश्व युद्ध खत्म हुआ और ब्रिटिश जीत गए, तो ये जो हॉस्टिलिटी थी, ये जो नफरत थी, वो और बढ़ गई। वहीं से ये शुरुआत हुई उस नफरत का बीज जो पहले से ही था, क्योंकि हमारे अगर हम अपने पैन एशिया देखें तो ये एक रिलीजियस एथनिसिटी मुद्दों पे बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल रही है, चाहे वो इंडिया थी, चाहे वो कोई और कंट्री थी। इंडिया का खुद का जो पूरा का पूरा जेनेसिस है, इंडिया एक देश उभर के अपने आज़ादी के बाद ही आया, आज़ादी से पहले कोई देश नहीं था भारत नाम का, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे। और अगर बर्मा की जो हिस्टोरिसिटी और बर्मा, जो कि बर्मा कहते हैं कि ये लोग बांग्लादेश से आए हैं, तो अगर हम बांग्लादेश की हिस्टोरिसिटी देखें तो बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, आज़ादी के बाद वो हमसे अलग हुआ। सो आज़ादी के बाद दो देश बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो वो वेस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था, जो कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था। सो अगर देखें तो ये जो उनका पूरा का पूरा मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया से होकर गुजरता है, इंडिया की जेनेसिस से होकर गुजरता है। तो इंडिया इस मुद्दे पे जब आंख बंद करके बैठी है, तो ये कहना कि ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये गलत है, क्योंकि वो बस वेवी रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम इस मुद्दों के आसपास घुसें, क्योंकि फिर ये हमारे लिए एक और नया मुद्दा खड़ा हो जाएगा, जो कि हमारे अपने नेशनल मुद्दों से अलग है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट अभी इस वक्त अलग हैं। इस वक्त हमारे इंटरेस्ट हैं इंडिया चाइना के मुद्दों पे देखना, क्योंकि चाइना सिल्क रूट, नया सिल्क रूट डेवलप कर रही है। चाइना को किस तरह से इंडियन ओशन से हम अलग करके देखें, कैसे अलग करें, और किस तरीके से हम अपने इस पैन एशियन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में हम किसी के मुद्दों पे ज़्यादा अंदर ना जाएं, पर हम अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखें। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसकी हिस्टोरिसिटी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती है, प्लस हमारे ही इंडिपेंडेंस के लिए की ओर भी जाती है। हमें इसको दोनों पर्सपेक्टिव से देना होगा, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्यूशन की ओर से देखना चाहते हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि यहाँ भारत भी इन्वॉल्व है। अगर इनका पूरा मूवमेंट और ट्रैजेक्टरी हमें देखनी है तो हम आंख नहीं बंद कर सकते। और वो जो नफरत के बीज बोए गए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान थे, कि जब ब्रिटिशर्स ने उनको आज़ादी दी, उन्हें लेबर फोर्स की तरह यूज़ किया, और आज़ादी के बाद वो जो नफरत बढ़ती गई, क्योंकि दो रिलीजियस वो हैं कम्युनिटीज़ हैं, कि एक इस्लाम, और जिस तरह से इस्लाम आज के दौर में इस्लाम को जिस तरह से टैग किया गया है कि सारे के सारे मुस्लिम्स जिहादी हैं या सारे के सारे मुस्लिम्स टेररिस्ट हैं, ये एक यूरोप फिनोमिना है, ये एशियन फिनोमिना नहीं है, पर ये यूरोप से खरीदा गया, बाय करके हम यहाँ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूरोपियन फिनोमिना है जो बेसिकली अमेरिका के द्वारा डेवलप्ड हुआ, स्पेशली ड्यूरिंग 9/11 एंड रिसेंट यूरोप अटैक्स, जो पेरिस अटैक्स हुए, जो अलग अलग लंदन अटैक्स हुए, ये उस दौरान पैदा किए गए, और उस दौरान अब उसे एशिया में बेचा जा रहा है। एशिया उसे खरीद कर अपने मुताबिक उसे यूज़ करना चाहती है एशियन पॉलिटिक्स के हिसाब से, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह की इस वक्त गवर्नमेंट है वो यूज़ करना चाहती है अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा, इसमें फिर हम वापस जाते हैं इस सवाल पर कि जैसे हम अभी ताज़ा उठे इस रोहिंग्या के मुद्दे में हम इतना ही जानते हैं, अगर एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग को देखें कि म्यांमार में कुछ एक रोहिंग्या नाम का एक अलग समुदाय है
जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है और उसके एक किसी मिलिटेंट दस्ते ने कुछ लोगों को मार डाला और उसके बदले में जो म्यांमार की जो राजसत्ता है या म्यांमार का जो स्टेट है वो उनके खिलाफ रिवेंजफुल होकर उनको वहां से भगा रहा है और जिसको दुनिया एक एथनिक क्लिंजिंग के नाम से देख रही है। तो अब यहाँ इस अंडरस्टैंडिंग में अगर इस बात को समझें कि अगर दुनिया में और भी जगहों पर हम और भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये सब बातें होती हैं, लेकिन म्यांमार में रोहिंग्या का मतलब ये रोहिंग्या मतलब मुद्दा क्या है? देखिए, रोहिंग्या पहले हमें ये समझना होगा कि सारे रोहिंग्या मुस्लिम नहीं है। एक रोहिंग्या एक छोटा एक ऐसा तबका भी है जो हिंदू है। तो सिर्फ सभी रोहिंग्या को मुस्लिम नज़र से देखना और ये कहना कि वो सारे के सारे इस्लाम से जुड़े हैं और सबके सब टेररिस्ट हैं, मैंने जैसा कि पहले कहा, ये गलत है। और जहाँ तक अराकन सैल्वेशन आर्मी की सवाल है कि ये एक रिटेलिएशन की बात है। हम अगर मैं फिर से एग्जांपल दूंगी इंडिया से ही, इंडिया में नक्सल मूवमेंट किस तरह से सामने आया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर जब लोगों से ज़मीन छीनी गई और उन्हें सताया गया तो एक तबका बाहर आता है उस हॉस्टिलिटी के साथ, गुस्से के साथ कि हमें क्यों दबाया जा रहा है। तो अगर रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी को भी आप उसी रिटेलिएशन से जन्मा हुआ एक कम्युनिटी या एक छोटा सा आप गैंग कहें या जो कहें वो सामने आ रहा है, तो ये मुद्दा नेशन उस कंट्री का तो है ही है, पर ये समझने की जरूरत है कि कितना उन्हें सब्जुगेट किया गया है कि एक तबका जो वैसे भी कहा जा रहा है कि वो बॉर्डर पे ट्रेन हो रहे हैं और उनको जो फंडिंग है वो बाहर देशों से आ रही है, स्पेशली ईरानियन कंट्रीज से आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है। तो वो देखने की नज़र है कि वो क्यों सामने आए, क्योंकि उनको इतने सालों से 100 सालों से उनको सब्जुगेट किया गया है, उनके पूरे के पूरे नस्ल को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो आज वो अगर सामने आ रहे हैं कि क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो UN हो, चाहे जितने भी ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज हैं, वो अब तक चुप हैं इस मामले पर। वो सिर्फ गवर्नमेंट को, ऑंग सांग सू की या उनकी गवर्नमेंट को एक बात कह रही हैं कि this is highly condemned, this is shameful. They are just giving statements, not doing anything on the ground to change the scenario of the ground and to change the whole scenario into humanitarian issue. इस वक्त ये रोहिंग्या इशू सिर्फ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का इशू है, पूरे यूरोप या पूरे वर्ल्ड का इशू नहीं है। आप अगर एकेडमिक डिबेट्स जो इंडिया इस साउथ ईस्ट एशिया से बाहर की देखें, जो कहीं एकेडमिक डिबेट में रोहिंग्या इशू इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया। ओनली एक टू अ सर्टेन लेवल ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वो वहाँ तक गए हैं। उसके अलावा ये थाईलैंड, सिंगापुर और ये इंडिया का ही मुद्दा है, इससे आगे बढ़ के नहीं कभी कोई ये मुद्दा अमेरिका नहीं गया, कभी ये मुद्दा यूरोप नहीं गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज जो कि इस UN इंक्लूडिंग UN इन मुद्दों को सिर्फ पैन एशिया के नज़र से देख रही है, और जब तक इस इशू को पैन एशिया के नज़र से देखा जाएगा ये इशू कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि पैन एशिया में ये जो कंट्रीज, जो बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, इन इश्यूज के लिए उठ नहीं रही हैं, उठना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट से ऊपर नहीं उठ के ये इशू देख रही हैं। उनके लिए अगर वहाँ डिस्टर्बेंस बनी हुई है तो ठीक है, वो उनकी उस कंट्री का मुद्दा है, ये सिर्फ म्यांमार का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। जबकि उन्हें ये इस मुद्दे को एक होलिस्टिक मुद्दे और एक पूरे रीजनल मुद्दे के हिसाब से देखना चाहिए। और जहाँ तक बात की इस आर्मी की बात रही, तो ये मैंने जैसा कहा ये रिटेलिएशन है, और इनको ये समझने की ज़रूरत है कि इस रिटेलिएशन का फ़र्क, क्योंकि हम पूरे पैन एशिया में हमारे बॉर्डर्स मिले जुले, हमारी एथनिक ग्रुप और आइडेंटिटी कहीं ना कहीं लिंगुअल, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होने के कारण चाहे बर्मा और इंडिया या चाइना, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी है। सो जब ये मुद्दा, और हमारे बॉर्डर्स बहुत पोरस हैं, हम बर्मा में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस आराम से जाके कर पाते हैं, और वैसे ही बर्मा हमारे यहाँ आके कितने सारे बर्मीज पढ़ते हैं आगे आके यहाँ पे। तो हमें ये देखना है कि ये मुद्दे सिर्फ
वहाँ के मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे भी मुद्दे हैं। हमारे आसपास, अगर हमारे आसपास की कंट्रीज अगर शांत हैं, शांति बनी हुई है, तो ये हमारे लिए भी प्रोग्रेसिव बात है। और एक ये तो हो गई वो बात जी, मतलब आप लोगों से ये उम्मीद कर रही हैं कि वो अच्छा सोचें इस मुद्दे पर जी। लेकिन लोगों के सामने तो यही सच्चाई सामने रखी गई है कि वो एक आतंकवादी समुदाय है जो पूरी दुनिया में और दुनिया में ना सही तो कम से कम एशिया के इस हिस्से में एक अनरेस्ट पैदा कर रहा है, और इसलिए उसको उसकी जगह बताई जानी चाहिए, उसको वो सबक सिखाया जाना चाहिए। तो अब मैं साल्वेशन आर्मी की जो आपने बात की थी, हम उसी से जोड़ते हैं इसको कि अगर इसको थोड़ा किताबों से और एकेडमिक डिस्कोर्स से बाहर निकालकर एक थोड़ा ऑर्गेनिकली इस सोसाइटी का पार्ट होकर अगर आप हमको ये समझाएं, 1 मिनट के मान लीजिए आप एक रोहिंग्या परिवार में पैदा हुई है और आप पीछे जाकर इस 100 साल के इतिहास को देख रही है, वो जर्नी कहाँ से शुरू होती है, मतलब वो है क्या, मुद्दा क्या है, आखिर ये उनके माथे पर रोहिंग्या नाम का जो धब्बा है, जो धब्बा ही कहा जाएगा। अभी जंतर मंतर पर जाइए, 15 लोग खड़े होकर रोहिंग्या भारत छोड़ो, रोहिंग्याओं को सजा दो। एक औरत घर से निकलती है, अगर यहाँ किसी मोहल्ले में रहती है रोहिंग्या, वो अपने साथ सारे कागज लेकर निकलती है, उसको कहीं पर भी पेनलाइज किया जा सकता है। जी। तो क्या मुद्दा है? मुद्दा बेसिकली बस वही है कि जो हमारे इंडिया में भी है और वहां पे भी है, वो है रिलीजन, एक बुद्धिस्ट और इस्लाम। और सेकेंडली अगर हम इसे अगेन थोड़ा जियोपॉलिटिकली देखें तो अराकन जो रीजन है, जहाँ रखाइन, जिसे अब रखाइन कहा जाता है, वो एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्स का भंडार है। वहाँ पर इस वक्त दुनिया की 30 बड़े देश वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट हो और बाकी माइन प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ही रिच नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे मल्टीनेशनल एजेंसीज वहाँ इस वक्त अपने इन्वेस्टमेंट करें, इंक्लूडिंग चाइना। इस वक्त कर रहे हैं या फिर उसका भी इतिहास है पहले से? पहले इतिहास नहीं था, क्योंकि अभी म्यांमार ने अपनी इकोनॉमी दूसरे देशों के लिए खोली है। पिछले हम 5 वर्षों में पिछले 5 वर्षों में उन्होंने खोली है इकोनॉमी। सो अब वो इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। मेजरली चाइना इज इन्वेस्टिंग देयर, इंडिया, ONGC विदेश इज इन्वेस्टिंग देयर, एंड देयर आर मेनी मोर फॉरेन एजेंसीज हु आर इन्वेस्टिंग देयर। सो ये एक एरिया क्लींजिंग प्रोजेक्ट भी अगर हम देख सकते हैं, मैं उस नजरिए से भी इसको देखना चाहूंगी कि उस एरिया को, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया रोहिंग्या लैंड था, उस रोहिंग्या लैंड पे अब अपना कैप्चर कैसे किया जाए, क्योंकि वो पूरे के पूरा देश एक एथनिक देश है, वहाँ सबकी अपनी अपनी ज़मीन है और वहाँ पे पूरी की पूरी ये ज़मीन रोहिंग्या मुस्लिम्स की थी। तो वो ज़मीन को कैसे अपने अंदर लाया जाए, कैसे कैप्चर किया जाए, ये वहाँ से शुरू होती है। और इवन जैसा कि मैंने कहा, इंडिपेंडेंस, बर्मा के इंडिपेंडेंस 1948 में जब हुआ तो नी विंग ने उन्हें घोषित किया कि वो अब यहाँ के वासी नहीं हैं, वो गैर नागरिक हैं, और उनसे ये कहा गया कि 1983 से पहले अगर आप ये कर सकें, मतलब आप अपने आप को ये अनाउंस कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि आपके पूर्वज यहाँ रहते थे, तो आप यहाँ के नागरिक हैं, वरना नहीं है। एक्चुअली अगेन जैसे कि ये पूरा का पूरा पैन एशिया है, ये मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस स्टेट्स रहे हैं। यहाँ कोई एक प्रोमिनेंट धर्म का कोई डोमिनेंस कभी नहीं रहा। ठीक वैसे ही बर्मा में भी कभी नहीं रहा। वहाँ बुद्धिस्ट रहते हैं, चीन रहते हैं, फलाम रहते हैं, और भी बहुत सारे एथनिक, इवन इंडियंस रहते हैं। वहाँ तमिल भी हैं, इंडियन तमिल्स भी हैं जो कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल के दौरान एज अ लेबर माइग्रेंट गए। वहाँ हिंदू भी हैं। सो वहाँ बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स हैं। क्रिश्चियनिटी एक प्रोमिनेंट है, बुद्धिज्म एक प्रोमिनेंट है, और पर एक प्रोजेक्ट बर्मनाइजेशन पिछले आज़ादी के बाद से, बर्मन आज़ादी के बाद से ये एक प्रोजेक्ट बर्मनाइजेशन चल रहा है। बर्मनाइजेशन में क्या होता है? बर्मनाइजेशन, प्रोजेक्ट बर्मनाइजेशन को अगर मैं इसको डिसइंटीग्रेट करके आपको बताऊं तो ये है कि एक बुद्धिस्ट देश बनाने की कोशिश, जैसे कि इस वक्त हमारे देश को एक हिंदू देश बनाने की कोशिश चल रही है, ठीक वैसे ही एक बुद्धिस्ट, बर्मन मेजॉरिटी 90% वहाँ ये दिखाया जा रहा है कि 90% पॉपुलेशन बर्मन है, यानी कि बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर मेजरली है, और ये कंट्री एक बुद्धिस्ट कंट्री है, रादर दैन एक मुस्लिम, रादर दैन एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं है।
जबकि वहाँ पे बहुत से समुदाय क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, हिंदू फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा है, और एक प्रोमिनेंट ग्रुप में, सबसे ज़्यादा नहीं पर एक प्रोमिनेंट ग्रुप में है, पर उसको शेप करने की कोशिश की हुई है नी विंग के दौरान। तब से, जब से वो आज़ाद हुआ, तब से ये कोशिश चली आ रही है आज, और इसी की वजह से वहाँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैं, जिसको आज हम एथनिक रिकंसिलिएशन के दौरान हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स को साथ लाया जा सके और एक साथ इंडिपेंडेंट स्टेट्स दिए जाए, पर एक पूरा बर्मा देश तैयार किया जाए जो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के साथ आगे बढ़े। सो वो बाकी एथनिक ग्रुप्स को साथ में लाने की कोशिश हो रही है, बट वो अभी तक हुई ही नहीं है। ऑंग सांग सू की उस पे भी काम कर रही हैं, पर उसमें एक समुदाय रोहिंग्या भी है जिसे वो अलग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि वो तब से इस्लाम को अपने सोसाइटी का पार्ट नहीं देखना चाहते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो खटास आई उनके बीच, क्योंकि जापानीज, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जापानीज का साथ नहीं दिया। सेकेंडली, ये एक आप अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी थी रोहिंग्या, क्योंकि इनके पास खुद की ज़मीन थी, तो ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। वहाँ पे खेती करते थे, अपने ही लैंड से जो अनाज आता या जो चीज़ आती उसी में सेल्फ सफिशिएंट थे। तो दे वर वेरी सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी, एंड बिकॉज दे इन द रीजन, जिस इलाके में वो रहते हैं, जहाँ से बे ऑफ बंगाल बहुत पास है, यहाँ नाफ रिवर है दूसरी तरफ जो बांग्लादेश से उन्हें जोड़ती है, तो एक पूरा का पूरा जो नेचुरल रिसोर्स और जो एनवायरनमेंट उन्हें मिला था, वो उनकी कंड्यूसिव था उनकी सोसाइटी को फ्लरिश करने के लिए। ऑल्दो दे वर नेवर वेरी लिटरेट पॉपुलेशन, यस दे आर नॉट, स्टिल नॉट वेरी लिटरेट, अभी भी उनकी एजुकेशन, और आज के दौर में तो खैर ऑंग सांग सू की उस पूरे इलाके में किसी का भी जाना, इवन यूएन का भी जाना वर्जित है, बट they were not literate, yet they was very self-sufficient because they had all the resources within their periphery, within their vicinity. तो इस वजह से ये पूरा का पूरा बर्मा, जो बर्मन सोसाइटी थी, इन्हें एक अलग करने की कोशिश थी। सेकेंडली, 2012 में जब वो एक बुद्धिस्ट औरत की रेप और मर्डर का चार्ज रोहिंग्यास पे लगाया गया, ये पे आऊंगा। मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इसमें, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जिसमें आपने एक तो बर्मनाइजेशन का बात उठाई है, इसके अलावा ये जो रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन का इशू है, लेकिन उससे पहले, मतलब बर्मा की आज़ादी से पहले, जाहिर है कि ये जिस पहचान के लोग हैं, इनका कहीं से तो कोई इतिहास चला आ रहा होगा, और तब इनका जीवन कैसा था, और इनका पूरी इकोनॉमी में और सोशल फैब्रिक में क्या रोल था। क्या आप कभी खुद इस इलाके में जाकर भी देख पाई हैं इसको? मैंने कोशिश तो की थी, पर हम कभी जा नहीं पाए। बट यस, इफ अगेन हमें रोहिंग्या को समझने के लिए, अगेन एशिया को समझने की, पैन एशिया को समझने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हमारे किसी भी, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, यहाँ की ट्रैजेक्टरी ही यही रही है, जो अगेन मैं वही कह रही हूँ, मल्टी लिंगुअल, मल्टी मोज़ैक सोसाइटी रही है। यहाँ कभी भी कोई भी इंडिया का एज सच मेंबर नहीं रहा, सब कहीं ना कहीं से ट्रैवल होकर आए हैं। ये एक पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी, ये पूरी की पूरी सोसाइटी मूवमेंट बेस है, जहाँ लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ माइग्रेशन हमेशा रहा है। अगर हम बर्मा की हिस्ट्री देखें तो, और हम लिटरेचर पढ़ें, तो हमें 8th सेंचुरी से हमें पास ये डेटा है। इवन द ब्रिटिश जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ये बताते हैं कि अराउंड 8th सेंचुरी एंड 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, इस्लाम हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बर्मी सोसाइटी। ये मार्टिन स्मिथ रिटन जो हिस्टोरियन हैं, उन्होंने उनकी किताबों में, और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स साबित करते हैं, जब उन लोगों ने वहाँ पर पहला अपने ब्रिटिश दौरान जब उन्होंने अपना सेंसस किया, तो इस्लाम हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बर्मी सोसाइटी। एंड जहाँ तक अगेन ट्रैजेक्टरी की बात है, कई राइटर्स ने अलग अलग तरीके से ऐसे इंटरप्रेट किया है। कईयों ने ये कहा कि ये दिस वाज पार्ट ऑफ लार्जर अरब ट्रेड, and which started from Arabian Iran and Iraq and coming to India and going to Bangladesh and reaching Bay of Bengal through there, वहाँ से उन्होंने ट्रेड शुरू किया। So that
took them to Arakan because Arakan was a hub for the trade because being at the Bay of Bengal. So वहाँ से वो ट्रेड आगे बढ़ा तो वो वहाँ पे जाके बसे. So again ये आज़ादी से पहले की ट्रैजेक्टरी है. So ये अरब ट्रेड आज़ादी के दौरान की ट्रैजेक्टरीज भी बताती हैं, जैसे कि मैंने कहा ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं. हम अगर इसे आज़ादी के आसपास की कहानी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो वो ये कि आज़ादी से पहले बांग्लादेश नहीं था. कोई आज़ादी से पहले बांग्लादेश अपने आप में 70 साल पुराना देश है. तो अगर 70 साल पहले अगर वो बांग्लादेश से, जैसा कि बर्मीज गवर्नमेंट कह रही है कि वो बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो वो इंडिया से आए हुए हैं. क्योंकि 70 साल पहले इंडिया कोई बांग्लादेश नहीं था, कोई पाकिस्तान नहीं था. 70 साल पहले की कहानी है कि एक नए देश, 2 नए देश तैयार हुए रातों रात. तो वो इंडिया से आए हैं. सो ये क्यों पूरी गए होंगे वो यहाँ से? सो अगेन वही कि वो लेबर फोर्स हो सकती है जो ब्रिटिश राज के दौरान, क्योंकि वहाँ पर बहुत से ट्री प्लांटेशन और बाकी जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज कहा कि वो पूरा का पूरा रीजन, स्पेशली अराकन रीजन बहुत ही नेचुरल रिसोर्सफुल रीजन है. और तो ये भी हो सकता है कि वो उस समय वो वहाँ से ट्रेडर्स बन के गए हों या लेबर फोर्स बन के गए हों ब्रिटिश राज के दौरान. जैसे कि ब्रिटिश राज दौरान यहाँ से इंडिया से तमिल्स गए, इंडिया से बहुत सारे हिंदू गए जो आज भी वहाँ स्टेटलेस हैं. सिर्फ रोहिंग्या स्टेटलेस नहीं है, वहाँ हिंदू इंडियन हिंदूज भी स्टेटलेस हैं जिनको कोई भी अभी तक नागरिकता नहीं है. पर उनका मुद्दा नहीं इंडिया ने उठाया. इंडिया ने वो भी मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ इंडिया में रोहिंग्या के अलावा भी दूसरे बर्मीज रहते हैं जो फलाम कम्युनिटी के हैं, जो चीन कम्युनिटी के हैं, जो दूसरे कम्युनिटी से यहाँ इंडिया में रहते हैं. अराउंड 10,000 बर्मीज, रिकॉग्नाइज्ड बर्मीज, आई मीन जिनके पास सिटीजनशिप है, बर्मीज सिटीजनशिप है, जो सिर्फ एट्रोसिटीज की वजह से इंडिया में आए हैं एक रिफ्यूजी बनकर, वो भी रहते हैं. पर इंडिया ने उनका मुद्दा नहीं उठाया. इंडिया ने ये नहीं कहा कि बाकी बर्मीज भी आते हैं और यहाँ रह रहे हैं. इंडिया ने सिर्फ रोहिंग्या का मुद्दा उठाया कि इनको यहाँ से, क्योंकि वो इस्लाम से एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं जिन्हें हम टैग करने की कोशिश कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, हम सिर्फ उनका मुद्दा उठा रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उठा रहे हैं. ठीक है. तो जो भी हालात रहे होंगे उसमें जो कि बाद में बांग्लादेश की रूप में जाना गया, जो कि हिंदुस्तान ही था, इंडिया ही था, उससे लोग अगर गए भी वहां तो मतलब ये अराकान वाले इलाके में, तो उनका क्या दोष है? और सिर्फ ये कि वर्ल्ड वॉर के जमाने में उन्होंने जापानियों का साथ नहीं दिया और ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ये भी एक मुद्दा है. और जैसा कि मैंने कहा कि रिलीजन को मुद्दा बनाया जा रहा है शुरुआत से. हमारे 70 साल के इतिहास से अगर हम खुद भी देखें, पूरे के पूरे एशिया में सबसे प्रोमिनेंट कॉन्फ्लिक्ट इशू हमेशा रिलीजन रहा है, सबसे वॉटाइल इशू. मतलब इस मुद्दे को टच भी करने से पहले लोग डरते हैं कि अगर गलती से टच किया तो कहीं ना कहीं फिर से कहीं दंगे हो जाएंगे, फिर से कहीं कुछ हो जाएगा. एक डर के साथ इस मुद्दे को हमने पढ़ने की कोशिश की है. कभी भी हम इस मुद्दे को कभी एक फ्री लेंस की नज़र से हम नहीं पढ़ते हैं. हमेशा एक हॉस्टिलिटी, एक संकीर्णता इस सोच में हमेशा रही है कि रिलीजन एक इन पर्टिकुलरली एक बहुत ही वोटाइल इशू है इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुद्दा हमेशा रहा है. ठीक वैसे ही बर्मा में भी रहा है, क्योंकि उन बर्मी सोसाइटी का जब जन्म हुआ इंडिपेंडेंस के दौरान के बाद से, उन लोगों ने उससे हमेशा बर्मी सोसाइटीज़ बनाने की कोशिश की. प्रोजेक्ट बर्मनाइजेशन, जैसे कि मैंने कहा कि उसे एक लार्जर बुद्धिस्ट देश बनाया जाए. बुद्धिज्म वहाँ इंडिया के थ्रू पहुँचा, ये वो भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट उन्होंने उसे एक देश को एक रिलीजन से हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है. जैसे कि अगर आप अमेरिका देखें तो क्रिश्चियनिटी आप देखने की कोशिश करेंगे, यूरोप के किसी भी देश को आप देखना चाहें तो क्रिश्चियनिटी आप उसको करना चाहेंगे. इंडिया को हम हिंदू से जोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम इस्लाम की नज़र से देखना चाहते हैं, वैसे ही बर्मा को हम बुद्धिस्ट नज़र से वो देखना चाहते हैं. वो बर्मा को सिर्फ एक रिलीजन देखना चाहते हैं, जबकि ये पूरे के पूरे पैन एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का एक अलग ही, क्योंकि हम हमेशा वेस्ट की नज़र से पैन एशिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं. आज भी अगर हम किसी राइटर्स को पढ़ने जाते हैं, अगर हम इंडिया को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पहले यूरोपियन राइटर्स को उठाते हैं. तो अगर हम उस विजन से इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम एक ही लेंस उठाएंगे, दैट इज रिलीजन.
क्योंकि उनकी सोसाइटी वहाँ से इवॉल्व होती है। हमारी सोसाइटी कभी भी वैसे इवॉल्व नहीं हुई। हमारी सोसाइटी हमेशा से मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी मोज़ैक सोसाइटी रही है, जहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग साथ में रहे। नॉट जस्ट इंडिया बट द होल रीजन, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, सिक्किम, आपके बर्मा, पाकिस्तान, ये जो पूरा का पूरा साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया है, ये एक मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक सोसाइटी रही है। ये कभी भी एक धर्म से जुड़ी हुई सोसाइटी नहीं रही है। इनफैक्ट इंडिया हैज़ ऑलवेज सीन जनरेशन्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पारसीज भी आके बसे, यहाँ ईरानियन भी आके बसे, यहाँ पर दूसरे देश से और भी देश से आके लोग बसे, ज्यूज आके बसे। तो वैसे ही बर्मा भी जब इवॉल्व हुआ तो यहाँ से कितनी माइग्रेशन वहाँ गई। ट्री प्लांटेशंस जहाँ के नाम पर वहाँ पे जाके बसे, हिंदू बसे, तमिल्स बसे, इस्लाम के भी मुस्लिम्स भी गए होंगे, वो भी वैसे ही बसे। बट अब जब वो एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन पीरियड है, ये इस वक्त हमें बर्मा को ये समझने की ज़रूरत है कि एक नेशन स्टेट फॉर्मेशन पीरियड है। ये अभी भी पूरा नेशन तैयार पूरे अपने आप में नहीं आया है। वहाँ अभी भी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, दूसरे, जैसे कि मैंने कहा कि फलाम और चीन एक साथ नहीं बैठते। उन्हें इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी चाहिए, उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, जो कि लार्जर स्टेट के अगेंस्ट है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है कि हम किसी तरह सबको साथ मिलाएं और एक बुद्ध स्टेट बनाएं जिसके अंदर ऑल भी एथनिक रिलीजन्स हमारे साथ हों। बट वो उसमें इस्लाम को नहीं देख रहे और इस्लाम को टैग करने की कोशिश कर रहे हैं विद टेररिज्म। अगेन ये पूरा का पूरा नोशन इसलिए अलग अलग विचारों से बंद कर है। इस्लाम को 9/11 के बाद से टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखा जा रहा है इस्लाम, सारे मुस्लिमों को। ये भी है कि वो सबसे ज़्यादा जिस जगह पे वो हैं वो पूरा नेचुरल रिसोर्स और वो उनके डेवलपमेंट के हिंड्रेंस बन सकते हैं या डेवलपमेंट का कोर प्रॉफिट वो ले जा सकते हैं। तो वो इस नज़रिए से भी उन्हें बचाना चाहते हैं कि हमारा देश वो कोर प्रॉफिट हमारे पास आए रादर देन उनके पास जाए। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जहाँ पर देखिएगा, एक तो बर्मनाइजेशन का मामला है और दूसरी तरफ ये जो रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन का मामला है। करीब 70 साल की ही तो ये पूरी कहानी है। 70 साल में अगर थोड़ा ग्रेजुअली देखें, कोई तो ऐसा पीरियड होगा जब इन लोगों को, जो आज एक ट्रबल्ड एक कम्युनिटी हो गए, उनको एसिमुलेट करने की कोई कोशिश हुई होगी या कॉन्टिन्यूअसली उनको आइसोलेट करने और उनको और शायद उसी वजह से उनके अंदर किसी तरह का कोई रिजेंटमेंट आया होगा, जिसकी बात आप साल्वेशन आर्मी के रूप में कह रही होंगी। आज़ादी की फौरन बाद उन्हें बर्मी सोसाइटी में कम्युनिकेट करने की कोशिश हुई थी, उन्हें सिटीजनशिप मिली थी। पर नीविंग गवर्नमेंट ठीक एक साल बाद जब आई, आज़ादी के दूसरे साल, उन्होंने उन्हें निकाल बाहर किया सिटीजनशिप के पैरामीटर से। 135 कम्युनिटीज़ को अंदर लाया गया, बाकी सबको बाहर कर दिया गया। सो अकॉर्डिंग टू दी 2008 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बर्मा, देयर आर 135 कम्युनिटीज़ हु आर पार्ट ऑफ द सिटीजनशिप पैराडाइम। Rest, all of them, including the Hindus who migrated from India, the Tamils, part of it, they are excluded from this citizenship domain. और जहाँ तक बात है कि किस तरीके से एक साल्वेशन आर्मी का जन्म हुआ, तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। मैं इसे पहले नज़रिया ये देखूंगी कि किसी भी ग्रुप को अगर किसने भी सब्जुगेट किया जाए बार सालों साल, तो एक टाइम आता है कि वो उठने की कोशिश करते हैं, वॉलेंटली उठने की कोशिश करते हैं। और ये हमेशा हिस्ट्री का पार्ट रहा है कि जिसको दबाया गया है वो एक उठता है तो वॉलेंटली उठता है। चाहे वो आप इंडिया से, अगेन जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, आप नक्सल मूवमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं कि वो उठकर बाहर आए। तो आज इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उन्हें कहती है कि वो स्टेट के अगेंस्ट हैं और दे आर वायलेंट ग्रुप,
एंड वायलेंट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका, ठीक वैसे ही हम इसे उस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि एक ग्रुप को दबाया गया सालों साल, जब से आज़ादी उन्होंने देखी तब से उनको दबाने की कोशिश, आज़ादी मिलने के बाद भी आज़ादी नहीं है, अपने ही देश में जीने की, सांस लेने की आज़ादी नहीं है, उन्हें अपने ही देश में शादी करने की आज़ादी नहीं है, बच्चे पैदा करने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने की, मेडिकल फैसिलिटी, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। तो कब तक वो दबे रहें? तो शायद उसी दबाव के कारण एक प्रेशर, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक वो प्रेशर पुट किया गया तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक वैसे ही इसको देखा जा सकता है, पहली बार। दूसरा, कई बार गवर्नमेंट पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है अपनी उस स्पेस को क्लियर, अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए, उस पूरे के पूरे पिक्चर को अपने रंग में देने की कोशिश करती है। तो ये भी हो सकता है कि बर्मीज गवर्नमेंट इस पूरे एथनिक क्लिनजिंग प्रोसेस को जस्टिफाई करने के लिए वो ये कह रही हो कि एक ग्रुप जो हम सिर्फ एक ही अटैक हुआ था जिसमें कि कुछ आर्मी ऑफिसर्स को गोली लगी, मैं मानती हूँ कि ये निंदाजनक है, बट आप उसको ये भी तो देख सकते हैं कि काउंटर अटैक्स हों, आपकी गवर्नमेंट ने किया, आपके स्टेट के ऑफिसर्स ने किया, तो वो भी उन्होंने भी किया, बट अपना रंग देने के लिए कि हाँ हम वी आर एट दी मर्सी एंड वी आर ओनली जस्टिफाइंग कि वो जो कर रहे हैं हम उसको काउंटर अटैक कर रहे हैं, दैट्स इट। सो ये उस नज़र से भी हो सकता है कि एक स्टेट इसे अब पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी को, रोहिंग्या इशू को एक टेररिस्ट नज़र से देखने की कोशिश कर रही है, या पूरे के पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये टेररिस्ट हैं और हम उनको बस क्लीन करना चाहते हैं। वी वांट टू किल द टेररिज्म इन द एंटायर रीजन, वी वांट टू क्लीन द एंटायर रीजन एंड मेक द कंट्री एंड द रीजन सेफ फॉर द अदर पीपल। एंड हु आर दिस अदर आर द मेजॉरिटी who doesn't want the minority to be the part of the larger politics। नहीं तो अब अगर इसमें कोई सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता जिससे कि ये नहीं होता, ये नौबत नहीं आती? मसलन ये कि जिस इलाके से इनको आज सताया जा रहा है ये खुद ही छोड़कर वहां से चले जाते और कम से कम अपनी जान बचाते। तो कहाँ जाते? बात वही है, इस वक्त बात यही है कि वो कहाँ जाएं, क्योंकि वो जिस भी कंट्री में या जिस भी देश में वो जा रहे हैं वो देश उन्हें नहीं चाहता, वो देश उन्हें उल्टा ही वापस भेज रहा है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भाग के जा रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड भाग के जा रहे हैं, मलेशिया भाग के, इंडिया भाग के जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा इस्लाम जो उनके साथ एक वर्ड जुड़ गया है, एक रिलीजन जुड़ा है जो कि लोगों को जो लोग थ्रेट की नज़र से देख रहे हैं। सो उसकी वजह से उन्हें कोई भी देश अपनाने को तैयार नहीं। और यहाँ ये भी है कि हर देश अपने ही मुद्दों में घिरा हुआ है इस वक्त। सो उनके लिए एक नया मुद्दा अपनाना उनको एक अब खतरा लग रहा है कि हम अब तो अपने ही मुद्दों से अभी डील नहीं कर पा रहे, अब ये नया मुद्दा कहाँ से हम ले लें, हम अपने ही लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे, हम ये नए लोगों को कहाँ से अपनाएं। बट अब इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर हमें एक सॉल्यूशन के रूप में देखना है तो इस पूरे पैन एशिया में दो प्रोमिनेंट कंट्रीज इंडिया और चाइना, दे शुड, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग द मोस्ट राइट नाउ इन म्यांमार, सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड दे ऑल्सो वांट कि म्यांमार से वो अच्छे रिश्ते बना के रखें। सो और सेकेंडली दे हैव adjacent boundaries also, touching boundaries with Myanmar, so they should come together, sit with Myanmar and talk, because ASEAN, be it ASEAN or be it SAARC, it is going to affect both of the associations, the major association in the region, जो रीजनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। दो ग्रुप्स ASEAN एंड SAARC, they have to become part of this dialogue, they should come together। हमेशा ये देखा गया है कि अगर SAARC इस मुद्दे को उठाता है तो ASEAN इस मुद्दे से बाहर रहता है, अगर ASEAN इस मुद्दे को उठाता है तो SAARC इस मुद्दे से बाहर रहता है, या पर्टिकुलरली इंडिया इस मुद्दे से बाहर रहने की कोशिश करता है। उनको चाहिए दोनों रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ बैठें, लेट्स टॉक अबाउट इट एंड फाइंड द सोल्यूशन विद इन द कंट्री, that is Myanmar, the country of origin, because when I have interacted with the Rohingya population, they all want to go back to their country, because वो अपना जुड़ाव उस वहाँ से देखता है, back to Burma, Arakan, so they want to, because इतने सालों से वो वहाँ रुके हुए हैं, वहाँ थे, जहाँ भी हम रहे हैं उनका जुड़ाव है उस देश से, क्योंकि 70 सालों से ऊपर वो वहाँ रहे, बस उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है टू प्रूव कि हम वहीं रहे हैं। So वो document, because the lack of documentation, the issue is lack of documentation.
तो वो पूरा का पूरा बर्मन गो सोसाइटी के डॉक्यूमेंटेशन उनके पास प्रॉपर नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही तो मुद्दा है कि ये क्योंकि जब हम आज़ादी मतलब ब्रिटिश रूल से आज़ादी के आए तो वो प्रॉपर सेंसस और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो लोगों तक नहीं पहुंचा, जो लोग जो लोग नहीं एक्सेस कर पाए, वो इंडिया में भी हुआ, वो वहाँ पे भी हुआ। वो द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस was not feasible for the and not pro people, not feasible for the people to reach out the documentation and was not pro people। लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हमें एक्सेस करना है। तो वो पूरा का पूरा मुद्दा वो अभी भी चाहें तो वो प्रॉपर उसको सॉर्ट कर सकते हैं। बर्मन विद इन द कंट्री ये सॉल्यूशन ढूंढना होगा, विद इन द रीजन ये सॉल्यूशन ढूंढना होगा कि हमें इन लोगों का करना क्या है और कैसे इन्हें सेटल करना है। क्योंकि अगर जब तक हम इसे सेटल नहीं करेंगे तो द होल चेंज और डायनामिक्स ऑफ माइग्रेशन इन द रीजन विल बी देयर। अच्छा, अब आप देखेंगे कि परिवार में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए जी, तो परिवार का मुखिया है और जो भी बड़े लोग हैं वो उसमें हस्तक्षेप करके उस मामले को सुलझाते हैं। यहाँ पर इस एशियाई इलाके में एक पूरे समुदाय के साथ एक विभत्स व्यवहार हो रहा है। तो कौन सी एजेंसियां हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको इसमें हस्तक्षेप या जिनकी कोई से है या जिनकी तरफ हमको मुंह उठाकर देखना चाहिए कि वो क्यों नहीं इसमें बीच में सामने आती? क्या ये एक जंगल मतलब लाखों लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं? जैसा कि मैंने कहा पहले भी, आसियान, सार्क एंड यूएन ऑब्वियसली इंटरनेशनल, अभी उनका क्या रोल है? और वो क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? ये पर्टिकुलरली सार्क एंड आसियान ट्राइंग टू बी वेवी, वो अपने आप को इस पूरे मुद्दे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आसियान पिछले साल 19 दिसंबर को उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग, बात करने की कोशिश की, पर उस इमरजेंसी मीटिंग का कोई फॉलोअप नहीं हुआ आज तक। उन्होंने मीटिंग बुलाई और उस मुद्दे पर डिस्कस किया कि किस तरीके से इस मुद्दे को सॉर्ट करने की कोशिश की जाए। ऑंग सांग सूकी भी सामने आई, उन्होंने खुल के बात की, बट उसका फॉलोअप कुछ नहीं हो रहा। और वो पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने कहा, कि पूरे मुद्दे में सार्क और आसियान को एक प्रो पीपल एंड एक्टिव रोल लेना पड़ेगा अगर वो इस पूरे के पूरे माइग्रेशन चेन को और इस पूरे के पूरे डिस्टर्बेंस को रोकना चाहते हैं और आगे फ्यूचर में और इश्यूज को इरप्ट होने से रोकना चाहते हैं। तो उन्हें एक प्रो स्टेप लेना पड़ेगा, प्रो पीपल पर्टिकुलरली, प्रो इंडिविजुअल एंड प्रो कम्युनिटीज। इट्स नॉट जस्ट प्रो पीपल बट प्रो कम्युनिटीज, बिकॉज ये एक समुदाय की बात है, पूरे की पूरे समुदाय को उठाकर उनको एक कंट्री देने की बात है। क्योंकि ह्यूमन राइट्स की हम जब बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स रीच टू एन इंडिविजुअल ओनली व्हेन ही और शी इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर स्टेट विच इज़ कॉल्ड सिटीजनशिप। सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट के तौर के होने के बाद ही मैं किसी ना किसी राइट को अवेल कर सकती हूँ। सो उनको एक पूरे के पूरे समुदाय को, जिनको स्टेटलेस घोषित कर दिया गया है कि आप किसी भी देश के नागरिक नहीं, उसको नागरिकता दिलाने की, एक स्टेट की पेरिफेरी में लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए आसियान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, यूएन एजेंसीज को साथ में आना पड़ेगा। उन्हें आसियान, सार्क और यूएन को साथ में आने, क्योंकि यूएन एजेंसीज भी इस वक्त सिर्फ हेल्प एजेंट बनी हुई हैं कि दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग एड, बट एड पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर प्रिवेंशन पॉलिटिक्स पे आना पड़ेगा कि सिर्फ वो चीज़ें दे देने से कि पानी दे दिया, कपड़ा दे दिया या मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर दी, ये अभी ये एक इमीडिएट सॉल्यूशंस हैं। पर हमें इमीडिएट सॉल्यूशन से ऊपर उठकर प्रिवेंशन पॉलिटिक्स, प्रिवेंशन सॉल्यूशंस पे आना पड़ेगा कि इनको कैसे रोका जाए कि इस तरह की पॉपुलेशन फ्यूचर में भी कभी ना उत्पन्न हो। क्योंकि हमारी जो पैन एशिया, जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि पूरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है हमारे बॉर्डर्स की, ये बॉर्डर्स की पॉलिटिक्स से उत्पन्न हुई है। किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ एक स्टेट का, वापस एक नया स्टेट उभर के आया, उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और ये कहीं ना कहीं होती रहेंगी और हो चुकी हैं। और इससे कई सारी दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ नेशन स्टेट फॉर्मेशन
किस तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है, कैसे एक नया स्टेट सामने आता है। तो ये एक लार्जर बॉर्डर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो अगर उनको इस मुद्दे को समझना है और सॉल्व करना है ऑन अ लार्जर फ्रेम, ताकि कभी मुद्दा सामने ना आए, दोबारा ना आए, तो उन्हें इससे प्रिवेंशन पॉलिटिक्स में रादर देन जस्ट चैरिटी एड, जो इस वक्त यूएन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो काम करने का तरीका है, दैट इज एड पॉलिटिक्स। एड से ऊपर बढ़कर प्रिवेंशन पे जाना होगा। इसमें ये भी होता होगा क्योंकि कोई भी कम्युनिटी एक तरफा रूप से अत्याचार का शिकार नहीं हो सकती, खुद उसके भीतर से भी कोई एस्पिरेशन पैदा होता होगा। तो अगर देखें कि 70 वर्षों से ये अन्याय और आइसोलेशन का शिकार ये समुदाय, क्या उसके भीतर से भी कोई एक ऐसी चीज, ऐसा एस्पिरेशन या ऐसा कोई फॉर्मेशन उभर कर सामने आया जिससे ये जो आपको स्टेटलेस बनाने के खिलाफ कोई मुहिम चल सकती, और स्टेट आपका कोई होगा कि नहीं होगा ये डिक्लेयर करने का प्रेरोगेटिव किसका है? मतलब अब मुझे अगर कोई स्टेटलेस डिक्लेयर करना चाहे तो वो कौन कर सकता है? सब कुछ स्टेट के हाथ में होता है कि सेंटर में बैठे लोग, आपकी पॉलिटिक्स सेंटर पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि नेशन स्टेट मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स पे जाता है। हमारा का पूरा वोटिंग मैकेनिज्म, हर चीज़ मेजॉरिटी पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है कि कम्युनिटी से, तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विद इन कम्युनिटी और विद इन म्यांमार एंड आउटसाइड म्यांमार, बेसिकली आउटसाइड म्यांमार इस वक्त काम कर रही हैं प्रो रोहिंग्यास। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे वो यूरोप में बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जो वैसे रोहिंग्यास हैं पर वो कई साल पहले बाहर जा चुके हैं और वो वहाँ से रोहिंग्या है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी कहा, क्योंकि ये कम्युनिटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, एजुकेशन अभी तक इन तक नहीं पहुंचा है, लिटरेट है, अनलिटरेट हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल एक्सेस टू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। और इवन अभी जब 2014-15 में सेंसस हुआ, बर्मा में पहली इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उन्हें इसे बाहर रखा गया, सेंसस का हिस्सा नहीं बनाया गया। सो ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो इन्हें स्ट्रीमलाइन करता है और इन्हें बाहर करने की पूरी कोशिश, और सक्सेस भी रहा क्योंकि इन्हें सेंसस का पार्ट ही नहीं होने दिया गया। तो आज भी हम नहीं जानते कि कितने रोहिंग्यास बर्मा में हैं। हम सिर्फ एक एस्टिमेटेड फिगर जानते हैं जो हमें यूएन से मिली है, और यूएन भी वहाँ ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही। दे आर वर्किंग ऑन एग्जीक्यूटिव रिस्ट्रेंट। सो हम सिर्फ एक एस्टिमेशन पे जा रहे हैं, उस एस्टिमेशन पे जो ब्रिटिश काल में सेंसस हुआ, उस एस्टिमेशन को हम उठाकर अपना बेस बनाकर आज भी एस्टिमेशन पे जा रहे हैं। तो हमें इनसाइड अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है हमें नहीं पता, कितने लोग हैं, कितना क्या हुआ। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो बेस हमारी है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हैं कोई, और वो खुद भी अपने डेटा को रिलायबल डेटा नहीं कह पा रहे। सो जब तक हमारे पास वो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टिल नाउ, वो नहीं मिलता बेस किसी भी काम करने का, तो वो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या अभी तक ये इन लोगों का कोई बर्मीज इकोनॉमी में कोई हिस्सेदारी नहीं है? इन्हें जॉब्स नहीं मिलती, क्योंकि एक तो वैसे भी ये जो 3 टाउन्स में, जो बेसिकली ये 3 ही टाउन में हैं, इनका ज़्यादा मेजॉरिटी दे आर लिविंग इन 3 टाउन्स ऑफ बर्मा, अराकन रीजन, और इन्हें वहाँ से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। Permission is only granted when they go and write an application, and if their application get sanctioned, only then they can go move out. They have restriction on movement, they have restriction on everything, even marriage. उनको शादी करने से पहले गवर्नमेंट को, वहाँ की स्टेट अथॉरिटीज़ को ये घोषित करना पड़ता है कि फलाना आदमी, मैं इससे शादी कर रहा हूँ या मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दे तो मैं शादी करूँ। बच्चे पैदा करने पे भी उन पर रिस्ट्रिक्ट है कि इतने से इतने ज़्यादा बच्चे आप नहीं कर सकते, और अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आपको स्टेट को बताना पड़ता है कि मेरी वाइफ इस वक्त प्रेग्नेंट है और मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल भी एक्सेस नहीं है उन्हें। सो आप ये देखिए कि कितना रिस्ट्रिक्ट है कि आप शादी, बच्चा, एक जो नेचुरल प्रोसेस है, आप उसका भी पार्ट नहीं है। एक ह्यूमन बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, आपको उस नेचुरल कंडक्ट को भी करने के लिए आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं।
आपको स्टेट अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी कि इस वक्त मेरी वाइफ शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी नीड्स एन हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज शी कैन नॉट अफोर्ड होम डिलीवरिंग एट होम, सो शी कैन नॉट एक्सेस दी मेडिकल फैसिलिटीज़। तो आप ये समझिए कि कितना एक नेचुरल ह्यूमन बॉडी प्रोसेस, जो कि ह्यूमन राइट्स क्या, दिस इज पार्ट ऑफ नेचुरल राइट्स, it's not just human right but it's part of natural rights of a human body that I need to go to hospital to deliver my baby, or to I just want a baby, a freedom to conceive. I do not have a freedom to conceive as well because उनकी गवर्नमेंट ने restriction of child birth भी लगाया है। Recent policies, the draconian policies which are there right now on Rohingyas put by the Burmese society are such extreme policies that they do not allow even the natural rights, not just the human right but natural rights of an individual. And that's where it is needed for the ASEAN, UN and SAARC, so that we can sit together and dialogue, have a constructive dialogue toward resentment, towards prevention, towards of such population to be coming in near future, or solution of the Rohingyas, and not seeing from the lens of the religion particularly. Do not see a issue from the lens of an ethnic or religious issue. Only then we can solve an issue. क्योंकि अगर हम किसी भी अगर हम रिलीजन वाला चश्मा लगा के देखेंगे तो हम कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं और उन सिक्योरिटीज़ से बाहर निकल के ही हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। इंडिया अपने आप में क्योंकि इंडिया इस मुद्दे से बाहर रहना चाहता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि रिलीजन हमारे पास अपने आप में एक मुद्दा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या हमारे बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या अलग मुद्दे हैं। बट इंडिया को अगर इंडिया एस्पायर्स टू बी देयर इन सिटिंग इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN एजेंसी, India is part of the United Nation High Commission for Refugees EXCOM committee। तो अगर आप इंटरनेशनली अपने आप को क्लेम्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, एक कंट्री विद प्रो पीपल बनाना चाहते हैं, तो आपको बैठना पड़ेगा, इस रिलीजन अपने रीजन के मुद्दों को उठाना पड़ेगा। और ये रीजन का मुद्दा सिर्फ आपके रीजन का ही मुद्दा नहीं है, आपके देश का भी मुद्दा है, बिकॉज यू हैव अ पोरस बॉर्डर्स। अगर आप मणिपुर चले जाएं या असम के उन क्षेत्रों में चले जाएं जो बर्मा से सटा हुआ है, तो वहाँ बॉर्डर्स उनके लिए कोई मैटर नहीं करते। वहाँ ऐसे भी गांव हैं जिनका आधा हिस्सा बर्मा में है और आधा हिस्सा इंडिया में है, और वो क्रॉस बॉर्डर शादियाँ आज भी होती हैं। तो उनके लिए कोई वो मुद्दा ही नहीं है कि ये तो दूसरा देश है, उनके लिए वो हमारा ही देश है। और बहुत ही चंद डिफरेंसेस हैं उनके बातचीत या खाने पीने, डिफरेंसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बुद्धिज़्म क्रिश्चियनिटी वो भी फॉलो करते हैं और यहाँ भी फॉलो होता है। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये मुद्दा सिर्फ रीजन का मुद्दा नहीं, ये हमारा भी मुद्दा है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ के लोग यहाँ भी आते हैं। और ये जो लार्जर बॉर्डर पॉलिटिक्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, उसका हिस्सा है कि आपकी पूरा का पूरा नेशन स्टेट जिस तरीके से आया, रातों रात आया, एक नया देश बना, उसका मुद्दा है। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का मुद्दा है। ये जो रातों रात नेशन स्टेट बाउंड्रीज बनी, ये उनका उसके इश्यूज़, वहाँ से इश्यूज़ उठ कर आए हैं। तो अगर आपको उन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं ये सोच के कि ये इश्यूज़ चलते रहेंगे, तो फिर आपको बाद में जाकर और बड़े मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।